वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस वंस अगेन। हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कर रहे थे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम लोगों के 2 लेक्चर्स हो गए थे, जिसमें कि हमने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, BOD वैल्यू, DO वैल्यू, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। ये 3rd लेक्चर है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी सॉलिड वेस्ट्स होते हैं जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारे वेस्ट जो सॉलिड हैं इनको कैसे मैनेज करना है, इसे हमें पढ़ना है। तो इन सॉलिड वेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड थर्ड रिसाइक्लेबल। बायोडिग्रेडेबल वो कैटेगरी है, वो सॉलिड वेस्ट है जो कि अपने आप इन्हें छोड़ दिया जाए सॉइल में तो ये अपने आप विद एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स वो डिग्रेड हो जाएंगे और सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होंगे, इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स आपने आजकल देखे होंगे, बहुत से केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। रिसाइक्लेबल, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे ग्लास आइटम्स हैं, मेटल आइटम्स हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इन सॉलिड वेस्ट को पहले क्या किया जाता है, पहले जो कबाड़ी वाले हैं, जो रैग पिकर्स, ये इन्हें छांटते हैं और इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में छांट दिया जाता है। फिर आया है मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल में फर्स्ट है रिकवरी। रिकवरी कौन करता है रिकवरी? इसमें पहले रैग पिकर्स जो होंगे वो अलग अलग वेस्ट को इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे। सोर्स रिडक्शन, अब ये जब इतना ढेरों कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो पहले मोटो क्या होगा इसका कि इसकी अमाउंट को, इसकी मात्रा को किसी तरह से कम किया जाए। पाइल्स ऑफ आपका वेस्ट इकट्ठा हो गया एक एरिया पे आउटस्कर्ट ऑफ सिटी में, तो इसको हम क्या करना चाहेंगे, पहले हम चाहेंगे कि इसका अमाउंट कम हो जाए। तो सोर्स रिडक्शन को हमें कम करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि कैटल्स को, पिग्स को, इसको छोड़ दिया जाता है इन कूड़ों पे कि उसको ये खाएं। जो भी खाना पीने वाली सामान है, बायोडिग्रेडेबल भी है, जो भी वो खा सकते हैं उसको खा लें, जिससे कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट बर्निंग। फिर जब ये वेस्ट थोड़ा कम हो जाता है तो इसके बाद इसकी बर्निंग की जाती है ताकि थोड़ा वेस्ट और कम हो जाए। ये बर्निंग 2 तरीके से की जा सकती है, इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस। इंसिनरेशन क्या है? एरोबिक कंबशन, एयर के प्रेजेंस में कंबशन कर रहे हैं 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसको हम कहते हैं इंसिनरेशन। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब होता है एन एरोबिक कंबशन, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कंबशन करते हैं 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको कहते हैं पायरोलिसिस। लेकिन अगर जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट होगा तो मोस्टली हमारे देश में तो मोस्टली क्या होता है, इंसिनरेशन ही होता है, एरोबिक कंबशन होता है, क्योंकि पायरोलिसिस के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होगा एनारोबिक कंबशन के लिए। लैंड डंपिंग, जब बहुत एक सिटी का बहुत ढेरों कूड़ा इकट्ठा हो गया, जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, घर से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं जो वर्कर्स, वो क्या करते हैं, एक लो लाइंग एरिया पे इनकी पाइल बना देते हैं, उसको इकट्ठा कर देते हैं। इसमें इसके भी 2 मेथड्स हैं, एक है ओपन डंपिंग जिसको हम डंपिंग कहते हैं, लैंड डंपिंग। इसके 2 मेथड्स हैं, ओपन डंपिंग और सैनिटरी डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या होता है कि लो लाइंग एरिया पे सीधे आगे उसको फेंक दिया जाता है वहाँ पे, फिर उसको जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है। लेकिन जब ये ओपन डंपिंग की जाती है तो क्या होता है कि ये एक जब ओपन है तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है फॉर रैट फ्लीज, ये चूहों के लिए, उसके ऊपर जो फ्लीज हैं, मक्खी मच्छर, ये सब उसमें उनके ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती है, विच कैन कॉज सेवरल काइंड ऑफ डिजीजेस।
सैनिटरी डंपिंग में क्या करते हैं कि ट्रेंच बनाते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और उसमें कूड़े को डालते हैं। एक लंबा ट्रेंच नाली की तरह से बना दिया जाता है, उसमें कूड़े को डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको कवर कर दिया जाता है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें प्रॉब्लम ये तो नहीं होती है कि डिजीज़ स्प्रेड होगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब बारिश होगी तो क्या होगा, इस कूड़े में भी जो भी केमिकल्स होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होंगे जो डिज़ोल्व हो जाएं पानी में, वो सीप हो जाते हैं नीचे वाटर लेवल में और ये वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी कंप्यूटर पार्ट्स, पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा कचरा आज के दिनों में एक सॉलिड वेस्ट का माध्यम बन चुका है। 1/2 ऑफ द ई वेस्ट, इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट भी कहते हैं। ये डेवलप्ड कंट्री जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को, जहाँ पर इन मेटल्स, जो इस ई वेस्ट में जो मेटल्स यूज़ हुए हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इनको ये कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ रिकवर कर लेती हैं और उसको फर्दर यूज़ करती हैं। लेकिन बेस्ट मेथड इसका क्या है कि बेस्ट मेथड है कि इसकी रिसाइकलिंग की जाए, इसको फिर से रिकवर करके फिर इसी को यूज़ कर लिया जाए फर्दर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में। ठीक है, एक स्ट्रेन है बैक्टीरिया का स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो है ये पानी के ऊपर पाए जाने वाले, जैसे ऑयल स्पिल हुआ, ये पानी के ऊपर जो ऑयल स्पिल होता है, ये बैक्टीरिया स्यूडोमोनास प्यूटिडा उसको ये खा लेता है। और इसको सबसे पहले इंडिया ने खोजा था और उसके बाद ये और नेशंस को दिया गया ये आइडिया, और अब ये सारी कंट्रीज़ इसको यूज़ करती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ प्लास्टिक रेमेडी। प्लास्टिक रेमेडी के लिए एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे जो कि बैंगलोर की है। बैंगलोर में एक शख्स थे जिनका नाम था अहमद खान। ये 57 इयर्स ओल्ड जब थे तो इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया, पॉली ब्लेंड। और ये इंसान ये प्लास्टिक सैक्स का काम 20 सालों से कर रहा था और इन्होंने एक आइटम बनाया, पॉली ब्लेंड। ये पॉली ब्लेंड था क्या? इन्होंने प्लास्टिक को बहुत फाइन पाउडर में बदल दिया, फाइन पाउडर में, छोटे पाउडर फॉर्म में प्लास्टिक, जितने भी प्लास्टिक वेस्ट थे उनको फाइन पाउडर में बदला और इसका नाम दिया गया पॉली ब्लेंड। फिर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के साथ मिल करके इन्होंने एक कॉरपोरेशन बनाया और इन्होंने इस पॉली ब्लेंड को ब्यूटेमिन के साथ मिलाया और फिर इससे रोड बनानी शुरू की। ब्यूटेमिन में जो है प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर रिपेलेंट होता है, जिसकी वजह से जो रोड बनाई गई उसकी लाइफ 3 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो ये पॉली ब्लेंड और ब्यूटेमिन को यूज़ करके इन्होंने बैंगलोर में रोड बनाई और 2002 तक इन्होंने 40 किलोमीटर्स की रोड बैंगलोर में बना दी। इसके अलावा इन्होंने रैग पिकर्स को ऑफ़र किया कि वो प्लास्टिक ला के दें। जिन रैग पिकर्स को उस टाइम पर 1 किलो पॉलीथीन के लिए 0.40 रुपीज़ मिलते थे, इन्होंने ऑफ़र किया 1 किलो को का 6 रुपये उन्होंने ऑफ़र किए, जो कि बहुत अच्छा ऑफ़र था रैग पिकर्स के लिए। और फिर ये रैग पिकर से प्लास्टिक इकट्ठा करते थे, उससे पॉली ब्लेंड बनाते थे, फिर ब्यूटेमिन में ऐड करके ये रोड्स को बनाते थे। तो ये नाम आपको याद होना ज़रूरी है अहमद खान का, जिन्होंने पॉली ब्लेंड और ब्यूटेमिन को यूज़ करके रोड्स बनाए बैंगलोर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्रो फार्मिंग। एग्रो फार्मिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन में फर्टिलाइज़र्स का, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उस टाइम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत बढ़ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जब क्रॉप्स की, जब हमारे फूड की कमी होने लगी, ग्रेन्स की कमी होने लगी इंडिया में
अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ बाय MS स्वामीनाथन, और उस टाइम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत बढ़ गया, जिसके वजह से सॉइल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि अब जो है इस सॉइल पोल्यूशन को, जो फर्टिलाइज़र का पोल्यूशन है, उसे हमें किसी तरह कम करना चाहिए। तो एक टेक्निक आई जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें कि ज़ीरो वेस्ट होता है, कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। वेस्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है? क्योंकि एक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे प्रोसेस का रिएक्टेंट बन जाता है, इसलिए ये ज़ीरो वेस्ट प्रोसेस है। जैसे हम इसको समझेंगे एक केस स्टडी से, जो कि रमेश चंद्र दागर एक फार्मर थे सोनीपत में, हरियाणा में। इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और उन्होंने क्या किया कि खेत में कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिए उसको, और उसमें उन्होंने एक हिस्से में बी कीपिंग शुरू कर दी, वहाँ पे जानवर भी रख दिए, वाटर हार्वेस्टिंग कर दी, कंपोस्टिंग की, जो जानवरों के जो डंग थे, फीकस था, उससे उसका यूज़ उन्होंने फर्टिलाइज़र में किया। और जो खेतों से जो कटा हो, जैसे आपने ग्रेन्स निकाल लिए, उसके बाद जो पार्ट रह गया प्लांट का, उसको क्या किया, जानवरों को खिला दिया। फिर डेयरी मैनेजमेंट किया, दूध का भी यूज़ हो गया। बी कीपिंग क्या की, बी कीपिंग की वजह से उनको हनी भी मिला, साथ में पॉलिनेशन भी उससे हो रहा है। तो ये सारा जो भी प्रोडक्ट बना वो किसी ना किसी यूज़ में आ रहा है हर मैनेजमेंट में। इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसमें कोई वेस्ट नहीं बनता है। दागर ने फिर एक क्लब बनाया जिसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिसमें अब 5000 फार्मर्स हैं प्रेजेंटली। रेडियो एक्टिव वेस्ट, जब समय के साथ जब बहुत ज़्यादा बिजली का यूज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होने लगा। तो उस टाइम बहुत सी टेक्निक्स आई कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। फिर एक एटॉमिक पावर प्लांट के थ्रू, एटॉमिक एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाने लगी। एटॉमिक पावर प्लांट्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो शुरू में तो बहुत अच्छा था कि एक बार एटॉमिक पावर प्लांट में अगर आप फ्यूल डाल देंगे तो 2-3 साल तक फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। शुरू में तो कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ, जब पहली बार किया गया तो कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन जब ये रेपिटेडली किया जाने लगा तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो निकलते हैं इस पावर प्लांट्स में, इनको कैसे डिस्पोज किया जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और इसकी वजह से दो सीरियस प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि एक्सीडेंटल लीकेज हुआ, जो कि हुआ था एक बार 3 माइल आइलैंड में, और चिर्नोबिल इंसिडेंट। इसके अलावा इनका सेफ डिस्पोजल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को आप ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं ये रेडिएशंस निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा रेज निकालते हैं, जिसकी वजह से बहुत म्यूटेशन होता है प्लांट्स में और एनिमल्स बोथ में म्यूटेशन होता है। और ये म्यूटेशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो दैट कुड कॉज डेथ ऑल्सो, दैट इज़ लीथल। अगर लोअर डोज में हो रहा है तो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं, स्किन कैंसर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। तो रिकमेंड किया गया कि इस वेस्ट को अब कैसे डिस्पोज किया जाए। तो ये रिकमेंड किया गया कि इसको जो है एक बड़े कंटेनर में डाल के, और उसको बहुत नीचे रॉक्स में 500 मीटर डीप में अर्थ सरफेस के अंदर इसको डाल दिया जाए। लेकिन आप डाल रहे हैं अर्थ में तो ये कभी ना कभी उसमें से निकलेगा ही। जब ये कोरोड होंगे मेटल्स जिसमें आप डाल रहे हो, किसी तरह डैमेज हुए, तो फिर वो क्या होगा, अर्थ सरफेस में फैलेगा। तो इसको भी बहुत से लोगों ने अपोज किया। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ख़तरनाक वेस्ट है, जिसका कि इफ़ेक्ट आप तुरंत भी होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन्स भी इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में भी जैसे यूज़ हुआ था, USA के द्वारा
हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट ही थे जो कि उस टाइम भी लोगों को हार्म किया, और अभी तक इतने सालों बाद भी कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बनते हैं इनको ये रॉकेट में भर के इसको स्पेस में भेज देती हैं। तो ये डेवलप्ड कंट्री कर ली है, लेकिन अपनी कंट्री में अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छोटा टॉपिक आज पढ़ाया, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था, समझ में आया होगा आप लोगों के। वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।